हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो देखो, एक कॉन्सेप्ट नंबर 25 डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जेडपीएफसी इन अल्टरनेटर, यानी जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है अल्टरनेटर में। थोड़ा इसको देखते हैं। इसे देखो, क्वेश्चन चला आता है कभी कभी पोटियर ट्रेंगल वगैरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं और शॉर्ट में जल्दी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पर जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक, जीरो पावर फैक्टर का मतलब यहां पर लीडिंग पावर फैक्टर नहीं, लैगिंग पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक होता है। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले यहां पर यह समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक होता किसके किसके बीच में। पहला क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V एंड फील्ड करंट IF। ये टर्मिनल वोल्टेज V एंड फील्ड करंट IF के बीच का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहां पर देखो करते क्या क्या, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब कि लोड कैसा होगा अल्टरनेटर में, लोड इंडक्टिव होगा तभी जीरो पावर फैक्टर लैगिंग होगा। तो यहां पर जो लोड हम लोग लगाएंगे, लोड लगाते हैं, लोड इज इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव लोड यहां पर हम लोग यूज करते हैं, प्योर इंडक्टिव लोड। अनदर पॉइंट देखो कि इस पूरे प्रोसेस में जो आर्मेचर करंट है इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, आर्मेचर करंट को कांस्टेंट, और साथ साथ में स्पीड भी हमारा कांस्टेंट होगा और रेटेड, स्पीड भी कांस्टेंट एंड रेटेड। तो ये तो कुछ पॉइंट हुआ कि इस कैरेक्टरिस्टिक में करते क्या क्या। पहला, कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड IF, टर्मिनल वोल्टेज और IF के बीच का कैरेक्टरिस्टिक होता है। लोड इज इंडक्टिव, आर्मेचर करंट कांस्टेंट रखेंगे, स्पीड भी कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में पता चल गया होगा कि इसमें करना क्या, इसमें फील्ड करंट को वेरी करना है और टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करना है, और फिर उसके बीच में देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। जैसे फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में DC सप्लाई दिए, करंट IF, यहां पर आ गया हमारा फील्ड फ्लक्स Φf, ठीक है। यहां पर प्योरली इंडक्टिव लोड लगा दिए। दिस वन इज द थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग, ये है थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। यहां पे कितना करंट आया हमारा IA, और पर फेज टर्मिनल वोल्टेज हम लोग कितना मान लें यहां पर अल्टरनेटर में, V वोल्ट। अब इसी V और IF के बीच का हमें ग्राफ बनाना है, IF को चेंज करना है और V को रिकॉर्ड करके हमें क्या बनाना है, यहां पर ग्राफ बनाना है। आई थिंक की बात यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, आप लोग देख भी सकते हो, मैं साइड हो गया, ठीक है। अब यहां पर धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। पहले तो कुछ बेसिक समझते हैं, फिर इस कैरेक्टरिस्टिक पर आएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, एट लोड कंडीशन सर्किट डायग्राम क्या होगा जनरेटर का एट लोड कंडीशन, ठीक है। तो नो लोड पर हम लोग जानते हैं कि नो लोड पर फेज वोल्टेज कितना होता है। नो लोड पर फेज जो वोल्टेज मिलता है हमें आर्मेचर वाइंडिंग में, ये मिलता है हमें EF वोल्ट, ठीक है, क्योंकि फील्ड फ्लक्स होता है Φf ओनली। लेकिन अगर लोड लगा दिया जाए एट लोडिंग कंडीशन, अगर जनरेटर में लोड लगा दिया जाए तब पर फेज आर्मेचर वोल्टेज कितना होगा, पर फेज आर्मेचर वोल्टेज। अभी हम पिछले बुलेट पॉइंट में डिस्कस किए कि पर फेज आर्मेचर वोल्टेज अब कितना हो जाएगा यहां पर, ER के इक्वल, कितना के इक्वल, ER के इक्वल मिलने लगता है। नो लोड पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है EF, क्योंकि फील्ड फ्लक्स होता है मान ली नो लोड पर, लेकिन लोड लगाने पर आर्मेचर फ्लक्स भी आएगा। तो आर्मेचर फ्लक्स के वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स Φr के कॉरस्पॉन्डिंग EMF कितना हमारा मिलेगा, ER। तो ये है वोल्टेज पर फेज ER, यहां पर ये आर्मेचर रेसिस्टेंस और ये है लीकेज रिएक्टेंस JXL, और ये क्या है हमारा यहां पर टर्मिनल वोल्टेज है V, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर रेसिस्टेंस जो होता है ये होता है निग्लेजेबल, इसको कर दो आप निग्लेक्ट, जीरो कर दो, और यहां पर ये है IA। तो यहां पर अगर KVL लगाए तो ER का वैल्यू कितना के इक्वल मिलेगा, V प्लस
JIAXL, यही मिलेगा ना ER, इतना मिलेगा ER V प्लस JIAXL। कब? जब आर्मेचर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिए तब। कंफ्यूज मत होना, ये सर्किट डायग्राम लोड कंडीशन पर मिलता है, ठीक है। फिर से देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो एट नो लोड, और यहां पर लोड कंडीशन ले लिए। नो लोड पर क्या होता है? आर्मेचर फ्लक्स जीरो, यहां पर आर्मेचर फ्लक्स तो जीरो नहीं होगा लोड कंडीशन पर, ठीक है। तो यहां पर ओनली फील्ड फ्लक्स मिलता है, तो यहां पर हमें रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा कितना? फील्ड फ्लक्स प्लस आर्मेचर फ्लक्स का फेजर सम, ए मिलता है फाई आर, ठीक है। यहां से देख सकते हो आप कि फाई एफ के कोरोस्पोंडिंग कितना ईएमएफ? ईएफ, और फाई आर के कोरोस्पोंडिंग कितना ईएमएफ? ईआर। कितना ईएमएफ? ईआर। फाई आर रिजल्टेंट फ्लक्स है कितना के इक्वल? फाई एफ प्लस फाई ए, इतना ईएफ एंड ईआर। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नो लोड कंडीशन पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ ईएफ वोल्ट, नो लोड और लोड कंडीशन पर कितना? ईआर वोल्ट, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा फेजर डायग्राम देखते हैं हम लोग। फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम हमें देखना है। फेजर डायग्राम एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, क्या होगा फेजर डायग्राम? तो यहां से देखो फेजर डायग्राम एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है। जीरो पावर फैक्टर है, लैगिंग है, ठीक है। अब देखो यहां से ए है हमारा EF, ए क्या है? ए है EF, EF से FF कितना डिग्री एंगल से लीड करता है? 90 डिग्री एंगल से। तो EF और FF तो हमारा बन गया, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि 90 जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब कि फाई का वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है, फाई का वैल्यू 90 डिग्री। तो यहां पर ए आएगा कुछ आइए, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग के केस में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब कि EF से IA 90 डिग्री एंगल से लैग करेगा, यानी हमारा FA भी कहीं यहीं पर होगा। जिस डायरेक्शन में आर्मेचर करंट उसी डायरेक्शन में आर्मेचर MMF, ए है FA, ठीक है। अब IA यहां पर है और EF यहां पर है, ठीक है। तो देखो यहां से V किधर होगा? ER इक्वल टू क्या है? V प्लस JIAXL, ए फेजर सम है, ठीक है। ER फेजर इक्वल टू V फेजर प्लस JIAXL। अब देखो यहां से जब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है, फॉर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, फॉर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, फाई का वैल्यू पावर फैक्टर एंगल कितना आएगा हमारा? 90 डिग्री आएगा और कुछ लैगिंग आएगा। फाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड लैगिंग। तो फाई इक्वल टू 90 डिग्री और लैगिंग का मतलब कि आर्मेचर करंट टर्मिनल वोल्टेज से कुछ लैग कर रहा होगा 90 डिग्री एंगल से, यानी टर्मिनल वोल्टेज कहां पर आएगा? IA से कुछ 90 डिग्री एंगल ऊपर, ए है V, ठीक है। और V में अगर ऐड कर दिया जाए IAXL तो क्या मिल जाएगा यहां पर? ER। तो IAXL ये क्या है? इंडक्टिव ड्रॉप है, इंडक्टिव ड्रॉप करंट से 90 डिग्री एंगल, तो IA है, तो 90 डिग्री एंगल इधर आएगा। तो यहां पे ऐड कर दो ए वाला पूरा डिस्टेंस, ये IAXL है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ER हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है, देखो कि नो लोड कंडीशन पर वोल्टेज है EF और लोड लगाए तो वोल्टेज आ गया ER। इनिशियली EF और ER के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारे पास, ये बात ध्यान में रखना कि इनिशियली EF एंड ER के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, नो डायरेक्ट रिलेशन, नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन EF एंड ER। EF और ER के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारा। ये है नो लोड वोल्टेज पर फेज और ये है लोड लगाए तब आर्मेचर वाइंडिंग में पर फेज वोल्टेज ER। अब देखो ये है FF। अब FF में क्या ऐड कर दिया जाए? FF में अगर ऐड कर दें हम FA, तो FF प्लस FA का फेजर सम किसके इक्वल आएगा? ए इक्वल आना चाहिए FR के, यानी रिजल्टेंट MMF के, ठीक है। यहां से भी देख सकते हो कि ER और FR के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहां से
फेजर वाइज जो एफ आर होगा वो क्या होगा, एफ एफ प्लस एफ ए, यही होगा ना। फील्ड एमएमएफ प्लस आर्मेचर एमएमएफ क्या होगा, रिजल्टेंट एमएमएफ। ये तो फेजर सम है, ध्यान से यहीं पर समझना है, यहीं पर बात समझना है, ये फेजर सम है। लेकिन अगर अलजबरिक सम कोई पूछे तो क्या कहोगे, अलजबरिक सम, डायरेक्शन मत देखो, अलजबरिक सम तो ये कहेंगे कि एफ एफ में से एफ एम माइनस हुआ है, तो अलजबरिक सम क्या कहेंगे हम लोग कि एफ एफ माइनस एफ ए आएगा एफ आर, ये है अलजबरिक सम, इसको हम लोग कहेंगे अलजबरिक सम कि एफ एफ में से एफ ए को माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा एफ आर। बात समझ में आया, यानी एफ एफ कितना आएगा, एफ आर प्लस एफ ए, ये अलजेब्रिक सम है, नॉट ए फेजर सम, दिस इज अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम, फेजर सम, आई थिंक कि आप लोग ये पता होगा कि अलजेब्रिक सम क्या होता है, फेजर सम क्या होता है, ठीक है। उसी तरह से यहां से देखो, ये भी में कितना ऐड किए, आइए एक्स से एल ऐड करेंगे तब ई आर मिलेगा, या फिर ई आर में से माइनस कर दो आइए एक्स एल तो क्या मिल जाएगा भी, यानी ई आर में से अगर आइए एक्स से एल माइनस कर दिया जाए तो ये भी होगा। आप कहोगे कि सर यहां पर तो भी में आइए एक्स एल ऐड किए थे तब ई आर आया था, तो ए वाला है फेजर सम, ये फेजर में देख रहे हैं हम लोग, लेकिन ये वनली मैग्नीट्यूड यानी अलजेब्रिक सम देख रहे हैं, वनली क्या देख रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड, ये वनली मैग्नीट्यूड है। तो ई आर माइनस आई ए एक्स एल किसके इक्वल आएगा, भी के इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है, और ये है फेजर में, ठीक है। यहां तक आई थिंक ये क्लियर होगा। तो ये फेजर डायग्राम इस तरह का बनता है हमारा जीरो पावर फैक्टर लैगिंग के केस में, ठीक है। अब चलो देखो यहां पर, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, यहां पर हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि V वर्सेस IF मिल जाए, V वर्सेस IF मिल जाए। ये V वर्सेस IF कैसे मिलेगा, यानी अगर IF को चेंज करें तो V कैसे मिलेगा, तो देखो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि लोड को चेंज कर दो और IA को कांस्टेंट रखो। अगर लोड को चेंज करें ना तो ये V और IF दोनों वेरिएबल यहां से मिल सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ए टोटल इंपेडेंस है 1 ओम, ए है 1 ओम, ठीक है। यहां पर हमारा वोल्टेज है ER, ठीक है, और ए वाला इंपेडेंस है, यहां पर करंट मान लो 10 एम्पियर है, और यहां पर लोड का इंपेडेंस है 10 ओम, ठीक है। लोड का इंपेडेंस कितना है, 10 ओम, तो यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, 10 इंटू 10 100 वोल्ट प्लस 10 इंटू 1 110, तो ये कितना आ जाएगा 110 वोल्ट। अब हम लोड को ही चेंज कर दे, लोड चेंज का मतलब कि लोड के इंपेडेंस को चेंज कर रहे हैं हम लोग, कीपिंग द आईए कांस्टेंट, आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखना। लोड चेंज जैसे हम जेडएल कर दिए 20 ओम, जेडएल जैसे ही 20 ओम किए, अब वोल्टेज यहां पे 100 नहीं 200 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा यहां पर, 200 वोल्ट, यानी भी चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ये लोड के क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है भी चेंज हो गया। अब यहां पर 20 वोल्ट आ जाएगा, तो यहां पर कितना वोल्टेज आ जाएगा ER 220 वोल्ट। इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि IA तो सेम है, IA सेम है, अगर हम लोग लोड को चेंज किए यानी लोड इंपेडेंस चेंज किए तो ये लोड के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज भी बदल गया और साथ साथ में ER भी बदल गया, ER भी क्या हो गया, बदल गया। यानी यहां पर देखो मैं क्या लिख रहा हूं कि अगर लोड को चेंज किया गया, लोड चेंज, तो टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज, टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज, ER भी चेंज, ER चेंज, ER चेंज, तो ER होता हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आर, ER बदल गया, फाई आर भी बदल गया। और फाई आर कितना के इक्वल होता है, देखो फाई आर होता है फाई एफ प्लस फाई ए। फाई ए तो चेंज नहीं होगा आर्मेचर फ्लक्स, क्योंकि आर्मेचर करंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, आर्मेचर करंट कांस्टेंट है, तो फाई आर बदल गया, यानी
फाई एफ भी बदल गया, और फाई एफ यहाँ पर बदल गया तो ये फाई एफ कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई एफ के। फाई एफ बदला यानी आई एफ भी बदला, तो दोनों काम हो गया कि नहीं हो गया, कि केवल लोड को बदलने से, केवल लोड को चेंज करने से आई एफ भी वेरिएबल आ जाएगा और भी वेरिएबल आ जाएगा। तो भी वर्सेस आई एफ का ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बात पता चला, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये बात था, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के। ठीक है, अब चलो देखो, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि देखो ओसीसी से क्या मिलता। ओसीसी में यहां पर क्या होता, ओपन सर्किट वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज और यहां पर फील्ड करंट। जिस डायरेक्शन में फील्ड करंट होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड एमएमएफ होगा। तो इस एक्सिस पर फील्ड एमएमएफ को या फिर फील्ड करंट को हो। ठीक है, जैसे अगर हम कहें ओपन सर्किट टर्मिनल पर वोल्टेज है ईएफ, तो आप कितना एमएमएफ कहोगे? ईएफ के करस्पॉन्डिंग एमएमएफ कितना? एफएफ। अगर हम ओपन सर्किट टर्मिनल पर वोल्टेज कहें कि है ईआर, तो कितना एमएमएफ कहोगे? एफआर। ठीक है, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा मैं समझा दिया कि ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है, इससे अगर एमएमएफ पता हो तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को पता किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने काम पर। ये हमारा फाइनल काम होगा। फाइनल काम क्या है हमारा? फाइनल काम है हमारा ZP-FC कर्व ड्रॉ करना। कैसे करते हैं ZP-FC कर्व ड्रॉ? सबसे पहला कि आप OCC बना लो, ये है OCC, पहला काम है OCC बना लो, और OCC पर आप सेलेक्ट कर लो वोल्टेज ER1। ठीक है, वोल्टेज ER1 OCC पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस ER1 के करस्पॉन्डिंग यहां पर MMF कितना मिल जाएगा? ये वाला MMF कितना होगा? तो ये वाला MMF होगा FR1। ठीक है, ER1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इस ER1 में से आपको माइनस कर देना है IAXL, माइनस कर दो, तो ER1 माइनस IAXL क्या मिल जाएगा? हमें वोल्टेज भी मिल जाएगा। ठीक है, सेम एमएमएफ पर हमें एक पॉइंट मिल गया, ए वाला कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया सेम एमएमएफ पर। अब यहां से इस FR1 में आप ऐड कर दो FA, यहां पर क्या ऐड कर दो? FA ऐड कर दिए। जैसे ही FR1 में FA ऐड किए, ये पूरा यहां से यहां तक कितना एमएमएफ मिलेगा? ये मिलने लगेगा FF1 का लो, ये मिलने लगेगा FF1। जानते हैं ना, FR प्लस FA किसके इक्वल? FF1, जस्ट पीछे बताए थे। अब यहां पर एक कोऑर्डिनेट मिलेगा हमारा, एक कोऑर्डिनेट हमारा यहां पर मिलने लगेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, यहां से इसको आप ज्वाइन कर दो ऐसे। ए वाला डिस्टेंस कितना होगा? ए वाला डिस्टेंस हमारा आएगा FA के इक्वल, और ए वाला डिस्टेंस कितना के इक्वल आएगा? ए वाला डिस्टेंस आएगा IAXL के इक्वल। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट ए मान लिए, ए मान लो B है और ए है पॉइंट C। पॉइंट ए और C को अगर मिला दिया जाए तो ए वाला जो ट्रेंगल बनेगा हमारा, इस ट्रेंगल को हम लोग कहते हैं पोटियर ट्रेंगल। क्या कहेंगे? पोटियर ट्रेंगल। ठीक है, इस तरह से। तो BC जो लेते हैं हम लोग, ये नियरली FA के इक्वल, और AB कितना के इक्वल? IAXL के इक्वल। ठीक है, और इस ट्रेंगल को क्या कहेंगे? दिस इज द पोटियर ट्रेंगल। पोटियर ट्रेंगल। इसी तरह से अब लोड को चेंज कर दो, लोड को बदल दो। लोड को बदल देंगे तो ये ER का वैल्यू भी बदल जाएगा। ER का वैल्यू ये मिलने लगा ER2। तो OCC के हेल्प से ER2 फाइंड आउट कर लो, और इस ER2 के वजह से यहां पर MMF मिल जाएगा हम लोगों को FR2, और इसमें से फिर माइनस करना है तो IAXL माइनस कर दो। तो यहां पर वोल्टेज V1 मान लो, तो वोल्टेज मिलने लगा हमारा V2। ठीक है, सेम MMF पर ये V2 का कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहां पर हम लोग फिर से ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर दें? यहां पर FA ऐड कर दो।
ये है हमारा FR2, तो FA ऐड कर दिए तो यहां पर आ गया FF2, फिर से ये वाला कोऑर्डिनेट मिलने लगा, ठीक है। ये वाला कितना है IAXL, ये वाला कितना है FA, इसको मिला दिया जाए तो फिर से एक ट्रेंगल मिल गया, पोर्टियर ट्रेंगल। इसी तरह से लोड को वेरी करके डिफरेंट डिफरेंट ए वाला पॉइंट हम लोग मेजर करते जाएंगे। ए वाला पॉइंट अलग अलग लोड पर ए वाला अलग अलग पॉइंट मिलते जाएगा हम लोगों को। फाइनली देखो, फाइनली अगर यहां पर और लोड को हम लोग चेंज कर दिए, लोड बदल गया, ER हमारा यहां पर मिलने लगा, ER में से ये वाला IAXL माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी कहीं ना कहीं जीरो मिलने लगेगा, वोल्टेज भी जीरो। इसमें FA ऐड कर दो तो ए वाला पोर्टियर ट्रायंगल मिलेगा हमारा, ये वाला एक पोर्टियर ट्रायंगल। तो यहां पर एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करते जाना, ए वाला जो पॉइंट मिला, ए वाला जो पॉइंट मिला, ए वाला जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को नोट करो और इस पॉइंट को मिला दो। जितना भी ये पॉइंट मिला है ना, इस सब को हम लोग ऐसे मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे, ऐसे हम लोग इस पॉइंट को यहां पर मिला देंगे। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास कर्व मिला ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं ZPFC, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक। तो ZPFC के लिए हमें करना क्या क्या पड़ा, देखो हमें करना ये पड़ा कि हमारा टारगेट था V वर्सेस IF ले आना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा, देखो इसके लिए सबसे पहले किए कि हम लोग OCC पर एक पॉइंट ले लिए, टेक पॉइंट ऑन OCC पर एक पॉइंट ले लिए और OCC पर जो पॉइंट लिए, टेक पॉइंट ऑन OCC, ER corresponding MMF कितना होगा, ER के corresponding MMF मेजर कर लेंगे FR, ठीक है। अब ER मिल गया ना, तो ER में से माइनस कर देंगे हम लोग IAXL, क्या मिल जाएगा हमें, वोल्टेज V मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से कोऑर्डिनेट बताओ, ए कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जैसे हम लोग ए माने हुए थे, ए क्या होगा, ए होगा हमारा FR एंड ER कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ER में से IAXL माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, V ऑन सेम MMF FR। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट मिल गया B का कोऑर्डिनेट कितना होगा, FR एंड V, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर कि FR में FA ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, FF मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, FF मिल जाएगा ऑन द सेम V, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, आपको पॉइंट मिल जाएगा C, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, FF एंड V, और यही पॉइंट मिलेगा हमारा corresponding टू ZPFC। देख लो यही काम किए हैं पीछे, देखना सबसे पहला कोई एक पोर्टियर ट्रायंगल उठाओ, OCC पर ER लिए, ER के corresponding MMF FR मिल गया, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, A का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा FR एंड ER, A का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब यहां से ER से IAXL माइनस कर दिए, V मिल गया ना, सेम MMF FR पर V, ये पॉइंट आ गया B, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा FR एंड V, पॉइंट B का, ठीक है। फिर यहां पर FR में FA ऐड कर दिए, सेम वोल्टेज V पर, ऑन सेम वोल्टेज V FR में FA ऐड कर दिए तो क्या मिल गया, एक पॉइंट C मिल गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, MMF कितना है FF, और यहां पर x एक्सिस कितना है इसका V, और यही पॉइंट जो मिलेगा ZPFC पर मिलेगा। इस तरह से इस पॉइंट को मेजर करेंगे, हमारा ZPFC कर्व फाइनली मिल जाएगा। आई थिंक कि आप लोग समझे होंगे, 2-3 बार वीडियो को रोक रोक के देखना, आराम आराम से समझना, समझ जाओगे कि मैं क्या किया हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या किस तरह का आता है, क्वेश्चन तो खैर मैं ज्यादा नहीं लिया हूं, एक ही क्वेश्चन है, करा है कि ZPFC कैरेक्टरिस्टिक
ऑब्टेन्ड इन अल्टरनेटर बाय व्हिच लोडिंग, जेडपीएफसी कैरेक्टरिस्टिक अल्टरनेटर में किस टाइप का लोड यूज करके मिलता है, तो किस टाइप का लोड यूज करते हैं हम लोग, प्योरली इंडक्टिव लोड। तो यहां पर इंडक्टर कौन सा होगा, तो आप कह सकते हो कि सिंक्रोनस मोटर को इंडक्टर बना सकते हैं ना हम लोग, सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन चेंज करके इसको इंडक्टर की तरह भी ऑपरेट कर सकते हैं और कैपेसिटर की तरफ। तो ये हो जाएगा आंसर है, कैन बी यूज लाइक इंडक्टर। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग इंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन। ठीक है, तो चलो थैंक यू।